वाली बात नहीं ना, ये हमने बहुत पैनिक बन कर के रखा हुआ है। इस पैनिक को हमें एकदम हटा देना चाहिए। ये जैसे नॉर्मल फ्लू है वैसे एक तरीके का फ्लू है जो कि जल्दी फैल रहा है, इससे पैनिक होने की जरूरत नहीं ना। इसमें जो मोर्टेलिटी भी है, जो भी डेथ्स भी हो रही हैं, वो एक हायर एज लेवल में हो रही है, मोर देन 75 ईयर्स के लोगों में ज्यादा हो रही है, और जिनमें कोमॉर्बिड इलनेस है। नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल में लेस देन 15 ईयर में ऐसे कोई केस ही बहुत कम मिले, 9 साल में तो कोई केस भी नहीं मिला हुआ है, तो पैनिक होने की जरूरत नहीं ना। नॉर्मल फ्लू है, धीरे धीरे जाता है। हमारे पास पहले आपको ध्यान है वो स्वाइन फ्लू, हमारा स्वाइन फ्लू था H1N1, वो उसकी मोर्टेलिटी 10% के आसपास है उसमें, जबकि इसकी मोर्टेलिटी केवल 2 से 3% से भी के अराउंड है। तो ये वायरस उससे वीक वायरस है, घबराने की जरूरत नहीं ना, बस कुछ बेसिक प्रिकॉशन है उसको हमें ध्यान रखना चाहिए। इसका स्टार्टिंग है वो वुहान सिटी, जहां पे सी मार्केट से स्टार्ट हुआ। तो बहुत से लोगों ने इसका कोरिलेशन सी फूड से, बैट से, स्नेक से भी किया। चाइना की बात करें, वुहान से, जो कि दिसंबर में हुआ था। जब पहला केस डायग्नोज हुआ था दिसंबर में, उस समय तब ऐसा था कि ऐसा लगा कि इसका कॉन्टेक्ट वहां से है, पर ये ऐसा है नहीं। अब हमारे पास मॉलिकुलर स्टडीज हैं, जेनेटिक स्टडीज हैं इस वायरस की। ये वायरस ह्यूमन से ह्यूमन ट्रांसमिट करता है। ये एक तरीके का म्यूटेटेड वायरस है जो कि नॉर्मल फ्लू करता है। जैसे हमारे आजकल में देखें नॉर्मल फ्लू रहता है, ऐसे एक हमारा एक इसको जो एक कोरोना वायरस फैमिली के ये फ्लू है, सार्स या जो MERS, जो भी 2015 में भी जो मर्स जिसको बोलते हैं, जो मिडिल ईस्ट में है, तो उसी का ही ये म्यूटेटेड फॉर्म में है। इसीलिए इसको कोरोना वायरस 2 बोलते हैं, क्योंकि ये उसी दोनों का म्यूटेटेड फॉर्म है। ज्यादा खतरनाक इतना मोर्टेलिटी के पॉइंट में नहीं ना, बस एक प्रॉब्लम इस वायरस में है कि ये फैलता बहुत जल्दी है। अगर आप टोटल केस देखेंगे, अगर सार्स का देखेंगे, तो वो 1000 केस केवल हुए जिसमें 10% लोग मर गए। ये केस एक ही महीने में 90,000 तक पहुंच गया, 2 महीने में। तो इसका जो ट्रांसफरेंस है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये एक से एक फटाफट फैल रहा है। दूसरी बात क्या है, जो नॉर्मल फ्लू होता है वो 3 से 4 दिन में अपने को मैनिफेस्ट कर देता है। ये वायरस का जो इंक्यूबेशन है वो 14 दिन तक चला जाता है। तो 14 दिन तक इतना जबरदस्त फैला है कि लगातार हम चीन के मामले सुन रहे थे। चीन के बाद ही ईरान, इटली और अमेरिका, दक्षिण कोरिया, यूरोप के कई शहरों में, और उसके बाद इंडिया में भी अटैक किया और दिल्ली तक आ गया। सो बेसिकली जो इसका इंक्यूबेशन पीरियड है वो मैम 14 दिन तक का है। तो यानी 14 दिन तक हेल्दी, जैसे सपोज मुझे कोरोना का संक्रमण हो गया, तो 14 दिन तक मैं इसको ट्रांसमिट करता रह सकता हूँ। तो अगर मैं कहीं भी जा रहा हूँ जहां मैं प्रॉपर कॉफ कल्चर कॉल नहीं कर रहा हूँ, हैंड हाइजीन नहीं कर रहा हूँ, तो ये मैं सबको देता चला जा रहा हूँ। तो 14 दिन तक में हम काफी लोगों को ये वायरस दे जाते हैं, इसीलिए हाँ, ये नहीं पता चलेगा। तभी तो थर्मल स्क्रीनिंग बहुत ज्यादा फायदे वाला नहीं हुआ। जो पहले बंदे आए थे जिनका थर्मल स्क्रीनिंग में निगेटिव थे, वो भी, उनमें भी वायरस पाया गया। तो थर्मल स्क्रीनिंग ये बता रहा है हमारे अंदर बॉडी में वैस्कुलैरिटी में कि वायरल इन्फ्लेमेशन है कि नहीं। ये नॉर्मल फ्लू भी हो सकता है, कोरोना भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है, और कभी कभी ये पता भी नहीं चलेगा कि ये कोरोना हो रहा है, अगर वो अर्ली स्टेज में रहेगा तो। सर, भरोसा करने, सबके टेस्ट नेगेटिव पाए गए हैं। ये डिपेंड करता है कि बॉडी की इम्यूनिटी कैसी है मैम। जैसे मैंने पहले भी बच्चों पर अटैक करता है, ये बच्चों में अटैक करता है, पर अटैक तो किसी भी एज में कर सकता है। मगर हमने जो रिसर्च पाई है, 9 साल के किसी भी छोटे बच्चे में इस वायरस का संक्रमण नहीं पाया गया है, और 15 साल में भी बहुत ही कम बच्चों में पाया गया है। क्योंकि 9 साल 5-7 साल के बाद बच्चों की इम्यूनिटी अच्छी हो जाती है, तो उसमें चांसेस भी कम होते हैं। एज ग्रुप क्या है इसमें? जो मेन एज, देखिए, एक तो किसी भी एज ग्रुप को इन्फेक्ट कर सकता है, मगर जो खतरनाक वो लोग हैं जिनकी एज एक्सट्रीम ऑफ एज जो 70 से ऊपर है, उनमें ज्यादा खतरा करता है मैम। ठीक है। यूजुअली ये वो पेशेंट है जिनके अंदर डेथ हो रही है, उनके अंदर कोमॉर्बिडिटी है,
प्रियंका, उसमें क्या हो रहा है, लोगों को जिनको किसी को किडनी की प्रॉब्लम है, जैसे हार्ट की प्रॉब्लम है, आपको तो पता है जो एजिंग होती है उसमें भी पेशेंट की इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। सो ये वो पेशेंट्स हैं जिनके इम्यून सिस्टम वीक है, जिनको किडनी की प्रॉब्लम्स है, जिनको कैंसर्स हैं, ये वो पेशेंट्स हैं जिनमें इसका संक्रमण ज्यादा है और ये उन पेशेंट में ज्यादा सिक करता है उनको और उसमें मोर्टेलिटी के चांसेस। यानी जिसको पहले से कोई प्रॉब्लम हो और उसका जो एज ग्रुप है वो ऑलमोस्ट 30 के अबव हो या 40 के अबव हो, उसकी सपोज किडनी खराब हो गई, सांस लेने में दिक्कत है या हार्ट की प्रॉब्लम है, पहले से कोई प्रॉब्लम है और उसके बाद अगर ये वायरस अटैक करता है तो कहीं ना कहीं वो एक डेथ रेट को इंक्रीज कर रहा है और उसी की वजह से डॉक्टर साहब ये पैनिक वाला माहौल बन रहा है जो नहीं बनना चाहिए। जो नहीं बनना चाहिए, इसमें जरा से भी घबराने की बात नहीं ना, क्योंकि ये फ्लू जैसा वायरस ही है। ये धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग अपना ध्यान देंगे, हैंड हाइजीन का करेंगे, ये पूरा खत्म हो जाएगा। घबराए मत इसके लिए। सर मैं भी देखिए, पहले मास्क की बात करते हैं। तो जो मास्क, जो हेल्दी इंडिविजुअल है उनको मास्क की जरूरत नहीं ना। कल परसों या अभी सीडीसी या डब्ल्यूएचओ की जो नई गाइडलाइंस आई हैं, तो जो हेल्दी पेशेंट्स को मास्क से कोई फायदा नहीं ना। जो बंदे जिनको संक्रमण है, जिनको वायरल फ्लू है, उनको मास्क पहनना चाहिए। या जो बंदे, जो लोग इंडेमिक एरिया से आ रहे हैं, जो इंडेमिक एरिया में हैं, या वो लोग जो हॉस्पिटल में केयर प्रोवाइड कर रहे हैं ऐसे पेशेंट्स को, कि उनको ही मास्क की जरूरत है। एक जो ब्लू या ग्रीन वाला जो ट्रिपल लेयर मास्क है वही बहुत एडिक्वेट है, क्योंकि ये वायरस थोड़ा सा साइज बड़ी होती है, तो उसी में ये एडिक्वेट है। N95 का इसमें बहुत ज्यादा रोल नहीं ना मैम। N95 का स्वाइन फ्लू में डेफिनेटली रोल है, क्योंकि इसके पार्टिकल साइज छोटी होती है। इसमें अगर ट्रिपल लेयर मास्क करते हैं, अगर आप अपने रुमाल को भी 3 लेयर में कर लेते हैं, दैट इज मोर इफेक्टिव देन योर। एंड मास्क को जो अप्लाई करने का तरीका है वो साइड से करना है। कई बार लोग फ्रंट पे हाथ लगा देते हैं। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जो हेल्दी आदमी मास्क यूज कर रहा है, सपोज आप लोग कहीं भीड़ भड़ाके में है, किसी ने थूका या खासा, तो उसके सरफेस पे आ चुका है वायरस का पार्टिकल। जिन्होंने मास्क लगाया वो अपने मास्क को बार बार ठीक करने के लिए बार बार अपने फिंगर्स अपनी आंखों, नाक और कान के पास ले जा रहे हैं। ऐसे में ये ज्यादा चांसेस है। हमारी हैंड हाइजीन के हिसाब से आप रेगुलर बार बार हाथ धुलें, साबुन से हाथ धुलें, सैनिटाइजर से हाथ धुलें, और अपने हाथ, मुंह को बहुत ज्यादा आंख नाक में ना ले जाएं, क्योंकि जो पोर्टल ऑफ एंट्री है वो म्यूकस मेम्ब्रेन है, जैसे माउथ है, जैसे नोज है, जैसे आईज है, इनसे ही वायरस अंदर जा सकता है। तो आप, अगर आप कहीं ऐसे में हैं जहां संक्रमित आपको एरिया लग रहा है, तो आप अपने बार बार हाथ धुलें और अपने हाथ को बार बार अपने फेस पे ना ले जाएं। अच्छा, हैंड वॉश का भी कोई मेडिकल वे है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है जल्दी से जा रहे हैं, जल्दी से लिक्विड हैंड वॉश लिया या साबुन लिया, धो लिया, या सैनिटाइजेशन को किस तरह से? देखिए, 2 तरीके की हैंड वॉश होती है प्रियंका मैम। फर्स्ट इज मेडिकल हैंड वॉश एंड सेकंड इज सर्जिकल हैंड वॉश। तो जो मेडिकल हैंड वॉश होती है यूजुअली 5 से 6 मिनट तक हम लोग करते हैं। उसका एक अपना एक तरीका है। सबसे पहले तो आपको पाम टू पाम करना है, फिर बैक ऑफ द हैंड करना है, फिर अपने को इंटरलेसिंग करनी है, फिर अपने को जो ये है, अपने जो थम्स है उनको करने हैं। और जो ये एरिया है यहाँ पे बहुत ज्यादा इन्फेक्शन रहता है, तो अपने को नकल से, अपने फिंगर के टिप से ऐसे करके देन अपने को ऐसा 2-3 बार रिपीट करना चाहिए। यूजुअली जो मेडिकल हैंड वॉश है 4 से 5 मिनट में फिनिश हो जाती है। अगर आप इतना अच्छे से कर रहे हैं तो ये अपने को इतना ही बहुत कारगर है। लेकिन एक सैनिटाइजर अगर 2 मिनट तक, अगर आप जिसमें अल्कोहल कंटेंट 60% से ज्यादा है, तो उसमें अगर हम 2 मिनट तक भी कर लेते हैं, सारा 2 बार स्टेप को फॉलो कर लेते हैं, तो हमारा हाथ सैनिटाइज हो जाता है। देखिए, मैं तो यही कहना पाऊंगा, अगर करें स्टैंडर्ड पूरा काम करें, अगर नहीं कर पाते कुछ तो करें। हाँ, कुछ तो करें। और अभी ये करना बेहद जरूरी है, वरना बहुत बड़ी बीमारी की आप चपेट में आ जाए। इनफैक्ट ये केवल कोरोना की बात नहीं ना, ये कितने भी वायरल इन्फ्लेमेशन है, जितने भी डिजीजेस हैं, इनमें हमें अपने बच्चों को पहले दिन से ही सिखाना चाहिए कि ये हैंड हाइजीन कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आप खांस रहे हैं तो आप अपने एल्बो को रख के उसमें खांसे, ताकि ये जो पार्टिकल है दूर तक ना जा सके, क्योंकि जो ये वायरस है ये एयरबॉर्न नहीं ना मैम। बेसिकली ये एंथ्रेक्स, चिकन पॉक्स ना जो हवा से चलता है, ये वायरस केवल ड्रॉपलेट है, जो हमारे सिक्रीशंस निकल के जो सेडिमेंट हुए वही हमको या दूसरे को वापस मिल रहे हैं मैम। सो इंपॉर्टेंट ये है कि आप ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, या जो फोमाइट है, मतलब जो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट पे जो अपने पहुंच गए हैं उनसे ही लोगों को मिल रहा है। सो हमें इसमें यह ध्यान देना है कि उनको आप अपने पास मत ले मैम। तो अगर बहुत बराबर हाथ दें, बहुत चीजें आप मत छुएं बाहर की, बार बार हैंड न छुएं, तो इससे कोई दिक्कत ये नहीं आएगा आप में। टिश्यू या फिर अपना हैंकी रखें साथ में, और इमीडिएटली जो टिश्यू है उसको तो इमीडिएटली अच्छी जगह पे डिस्पोज ऑफ करें, कहीं भी उसको मत फेंकें, क्योंकि वो पोटेंशियल सोर्स है इन्फेक्शन का। जो आप हैंकी रख रहे हैं उसको रखें, ट्रिपल वे रख के फिर अपने पास रखें और इमीडिएटली जाके इसको दिलें और उसको डिस्पोज ऑफ करें।
देखिए, इसमें दो बातें इंपॉर्टेंट हैं। होली मिलन समारोह का जो लॉजिक मुझे समझ में आता है जो ये है, जब हम होली किसी से मिलते हैं तो हम गले लगाते हैं, हम गाल से गाल के पास जाते हैं, तो उसमें ट्रांसमिशन सबसे ज्यादा हो सकता है। दूसरी बात, हम गुलाल लेके किसी के फेस पे लगाते हैं तो जिसके फेस पे सिक्रीशन है वो आप अपने ऊपर भी ले सकते हैं, तो गुलाल से भी ये चीजें मिल सकती हैं, ट्रांसमिट हो सकती हैं। इसलिए होली मिलन समारोह को शायद इसका ये लॉजिक हो सकता है। दूसरी बात है कि हमको अवॉइड करना है जहां बहुत कोल्ड, बहुत ही क्लोज स्पेसेस हो, जहां एक साथ बहुत लोग इकट्ठा है, क्योंकि उसमें फोमाइट चांस होने के चांसेस है। ये वायरस केवल 1 मिनट तक, 1 मीटर तक की दूरी तक ही जा सकता है। अगर आप उससे दूर हैं तो आपको तो वैसे भी नहीं मिलना है। तो इसमें हमें क्लोज स्पेसेस अवॉइड करने हैं। बहुत ज्यादा ट्रेन में या मेट्रो में थोड़ा अवॉइड करो। ये वो बंदे हैं जिनको फ्लू की चपेट में है। नॉर्मल बंदों को तो ये भी करने की जरूरत नहीं है। आप भी स्वस्थ रहें और दूसरों को भी स्वस्थ रहने दें। अगर आपको वायरल फ्लू हो रहा है तो घर पे रेस्ट करें। अगर 3 दिन में आराम ना मिले, डॉक्टर से मिले। अगर उसके बाद भी आराम ना मिले तो वो डॉक्टर समझ के आपके सैचुरेशन या एबीजी या कुछ पैरामीटर्स चेक करके ही आपको आगे की टेस्टिंग के लिए भेजेगा। एकदम डेफिनेटली, एकदम ट्रू। जितना दूर हम इतना कांटेक्ट बचा के रखेंगे उतने ही, बिकॉज आपको ये नहीं पता कि वो पेशेंट इंक्यूबेशन पीरियड में है कि नहीं है। ठीक है, खान पीन को लेकर क्या खास ख्याल रखना है? क्या मांसाहारी भी एक ऐसी चीज है कि अगर आप मांसाहारी हैं तो आप इसकी चपेट में आ सकते हैं, उससे आपको बचना है? नहीं, देखिए, अगर कोई मांस प्रॉपर पका हुआ है तो उससे कोई दिक्कत नहीं ना। इस वायरस का मांस लेने ना लेने से कोई रिलेशनशिप नहीं है। ये हमारी नॉर्मल टेंडेंसी है, हम लोगों को पका हुआ ही खाना खाना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो अधकच्चा है, जो पक्का नहीं ना, जो खराब सा है, उसको अवॉइड करें। उससे और भी कई बीमारियां हो जाती हैं जो कि इससे ज्यादा घातक है। सो मांस से ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है, तो वो जिस भी तरह से लॉजिक अब दिखा रहे हैं तो उसको हम बिल्कुल बेबुनियाद माने। मगर हाँ, इसमें एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो फ्रेश फ्रूट्स हैं, कोकोनट वाटर हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, दे आर फुल सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स एंड दे बूस्ट योर इम्यूनिटी। तो ऐसी कोई चीजें हैं तो इनका हमें ज्यादा का ज्यादा पानी पीना चाहिए ताकि ये वायरस जो है वो बॉडी से वॉश आउट हो जाए। इन सब चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। मतलब लिक्विड चीजों का आप जितना ज्यादा सेवन करेंगे वो बेहतर रहेगा। और ज्यादा जितनी जब भी कोई वायरस होता है, कोई बीमारी होती है, उसमें डॉक्टर यही सलाह देते हैं। मैं किसी चीज को प्रमोट नहीं कर रहा हूं यहां से। जिसका जैसा डाइट पैटर्न उसको वो फॉलो करना चाहिए। दोनों ही डाइट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। योगा इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये आपकी बॉडी की ओवरऑल इम्यूनिटी को रिस्पॉन्ड करता है। अगर आप योगा करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो आप बीमार नहीं होंगे, आपको डायबिटीज नहीं होगा, आपको हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अल्टीमेटली आपको हर तरीके में ये फायदा करेगा। अच्छा, कई लोग ऐसे में जो सुबह पार्क में दिख रहे हैं कि रनिंग कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, लेकिन मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो दैट मेक्स नो सेंस आई गेस। कोई सेंस नहीं ना मैम। इस तरीके से मास्क का यूज करने का कोई मतलब ही नहीं ना। इसको जरा सा भी एडवोकेट नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं हर बार सबको यही बोल रहा हूं कि आप डरे नहीं। ये नॉर्मल फ्लू है, बॉडी में अगर आ भी जाता है तो 4-5-7 दिन में ये खत्म हो जाता है। इसलिए घबराए मत, घर में रहें, आराम करें और पैनिक बटन ऑन अपना मत करें। ट्रैवलिंग से भी बचना चाहिए, लाइक रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस, मेट्रो। थोड़ा सा ट्रैवलिंग में जहां पे क्लोज स्पेसेस है उसमें अपने को बचना चाहिए। आप ऐसा भी नहीं ना कि आपको रेस्टोरेंट में खाना भी नहीं खाने जा सकते हैं। आप खाना खाने जाएं, बिकॉज तब तो आप आपने सामने 2-3 लोग ही बैठे हुए हैं। हम अगर ऐसा कोई पब्लिक मीटिंग हो रही है, जहां पब्लिक फूड है, जहां पे एक साथ 100 लोग हैं, तो थोड़ा उस चीज को अवॉइड करना चाहिए। ठीक है। सर के लिए सवाल है कि अगर वायरस इतना वीक है तो इतनी डेथ कैसे हो गई? वायरस से डेथ नहीं हो रही है। ये सवाल है मोहम्मद रजा। मोहम्मद रजा का जो सवाल है बहुत बढ़िया है।
बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है। इसमें बेसिकली क्या, ये वायरस तो बहुत वीक है, मगर इस वायरस ने इतने लोगों को इन्वॉल्व कर लिया है, वो बहुत समझना पड़ेगा, वो डाटा समझना पड़ेगा। जो स्वाइन फ्लू का वायरस था वो उसने 10,000 लोग को इंडिया में इन्वॉल्व किया, जिसमें 10% डेथ हो गई, मतलब 1,000 लोग मर गए। मगर इस वायरस में क्या हुआ, इसने 90,000 लोगों को इन्वॉल्व कर लिया, 1,00,000 लोगों को इन्वॉल्व कर लिया। अगर इसमें 2% ही बनता है, तो अगर आप क्वांटिटी की बात करते हैं तो ये क्वांटिटी के ऊपर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वायरस वीक है मगर फैलता बहुत जल्दी है। सर, ये माना जाए कि अब चूंकि गर्मियां नजदीक हैं और हमारे इस स्टूडियो का टेम्परेचर भी मुझे अच्छा खासा मतलब लग रहा है कि 20 और 25 के नजदीक होगा, तो ये टेम्परेचर भी कहीं ना कहीं कारगर होगा उस वायरस को जड़ से खत्म करने के लिए? नहीं, इसमें थोड़ा समझना पड़ेगा। वायरस जो ये सूर्य वायरस होते हैं, इनको लाइव मशीनरी चाहिए, बॉडी चाहिए ग्रो करने के लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए। ये बाहर कभी ग्रो नहीं कर सकते, बाहर म्यूटेट नहीं कर सकते, इनको बॉडी चाहिए होती है। सो जो वायरस आपके अंडर में है वो तो 22 डिग्री पे ही है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर तो उतना ही है, यानी थोड़ा कमी आ सकती है, क्योंकि उससे जो फोमाइट हैं वो वायरस जो उसमें आए हैं गर्मी से जल्दी मर सकते हैं, क्योंकि वायरस 35 डिग्री से ज्यादा ये सफर जिंदा नहीं रहता। मगर बॉडी के अंदर तो जिंदा है वो, यानी फैल तो फैलेगा। अगर मुझे वायरस है तो मुझसे तो किसी को भी जा सकता है। तो टेम्परेचर का ये फर्क है कि थोड़ा ट्रांसमिशन कम होगा, मगर और कोई इसमें कोई फर्क नहीं आने वाला। तो घर में हमें कैसे टेम्परेचर रखना है? खिड़कियां दरवाजे सब खोल कर रखें, ये डर ना हो कि भाई कीटाणु आएंगे ढक लो, ऐसा तो कुछ नहीं करना। ऐसा कुछ ना, मैंने पहले ही बताया, ये एयर बॉर्न बीमारी नहीं ना, ये लोगों से लोगों, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हो रहा है। तो इससे एयर से ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं ना तो पॉल्यूशन से कोई रिलेशनशिप है, ना तो कोई गंदगी से इसका, या तो किसी पेट से, ऐसे किसी कोई रिलेशनशिप नहीं ना। साफ सफाई रखें, अगर घर में पेट है तो उससे भी डरने की जरूरत नहीं है। एकदम जरूरत नहीं ना, अगर कोई, क्योंकि प्रॉब्लम यही है कि सपोज फादर कोई वायरल फ्लू है, उन्होंने छींका, वो डॉग पे आ गया, डॉग तो बच्चे पे चला गया, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ ए चेन ऑफ ट्रांसमिशन। सो पेट से नहीं प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम उस ट्रांसमिशन से है कि उस ट्रांसमिशन की चेन को रोका जाए। सर, एक चीज और समझना चाहेंगे, इस वायरस से निपटने के लिए अभी तक कोई वैक्सीन कुछ नहीं आया है? देखिए, वैक्सीन जब भी होती है, वैक्सीन को तो देयर आर सर्टेन फेजेस ऑफ ट्रायल्स। कोई भी वैक्सीन बनने में भी कम से कम 1 साल लगते हैं। स्वाइन फ्लू की जो वैक्सीन, उसको भी 1 साल लगे कम से कम। तो हो सकता है इसकी भी अब धीरे 1 साल तो कम से कम लगेंगे। इन बिटवीन 2 ड्रग्स आ गई हैं जो चाइना में यूज भी की गई हैं, जिसका रिजल्ट भी ठीक आ रहा है। एक एंटीवायरल एंटी-HIV ड्रग है रेमडेसिविर, और एक क्लोरोक्विन जो हम लोग मलेरिया में बड़ा कॉमन देते हैं, तो उसका भी रिसर्च चल रहा है। जो मॉलिक्यूलर मेथड जो लैब में, तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। अभी ह्यूमन ट्रायल उसके अभी भी बचे हुए हैं। शायद 4 या 5 दिन में, अगले हफ्ते में वो ड्रग भी, अगर सब कुछ ठीक रहा तो मार्केट में इसके लिए भी आ सकती है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। प्रथम कोई सवाल है, क्योंकि ये मौका दर्शकों के हाथ से नहीं जाना चाहिए। देर के बाद जुड़े, उनका सवाल है मैम कि लक्षण एक बार जानना चाहते हैं, इसके लक्षण क्या है? चलिए, एक आखिरी सवाल हम ले रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों ने पूछा है इसके लक्षण क्या है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, तो वो हम समझ लेते हैं। और डॉक्टर साहब, इसके जो बेसिक जो लक्षण है, जो नॉर्मल वायरल फ्लू के होते हैं वैसे होते हैं। पेशेंट को सबसे पहले फीवर आना, गले में दर्द होना, सर्दी खांसी होनी, हेडेक होना, माइल्जिया होना, एक अलग सा जो दर्द होता है वो होना। 10% लोगों में डायरिया भी ये कॉज कर सकता है, एब्डोमिनल पेन भी कॉज कर सकता है। नॉर्मली 90% केसेस में ये एज इट इज आग के जैसे वायरल होता है, यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है, स्टूल के थ्रू बाहर चलाता है। जिनमें इम्यूनिटी कम है उनके अंदर ये जाके चेस्ट में कॉफ, बलगम, खून आना, या अलग तरीके का जो रेस्पिरेटरी फेलियर जिसको बोलते हैं वो कॉज कर सकता है। अगर 100 लोगों को इन्फेक्शन हो तो केवल 5% लोग ही ऐसे हैं जिनमें ये प्रॉब्लम हो सकती है। पहले प्रिलिमिनरी स्टेज में ये डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल है कि नॉर्मल फ्लू है कि कोरोना है। अगर आपका 3-5 दिन में आपका वायरल इन्फ्लेमेशन नहीं ठीक हो रहा तो आप डॉक्टर के पास जाएं, एंड देन अकॉर्डिंगली हम लोग अपना टेस्ट करा सकते हैं। ठीक है, तो आप 3-4 दिन बाद फिर से चेक कराएं अगर आपको ठीक महसूस नहीं हो रहा है। डॉक्टर साहब, अगर चेक कराना हो, टेस्ट कराना हो, तो क्या ये है कि भाई आप सरकारी लैब ही जाएं, प्राइवेट जाएं, या कोई पर्टिकुलर ब्रांड के नाम से जो लैब से बस वहीं पर जाएं? इसमें तो बहुत तारीफ करनी पड़ेगी अपनी हेल्थ मिनिस्ट्री की। उन्होंने EMR किया है, अभी 19-20 सेंटर्स EMR किए। ये जांचें केवल वहीं हो रही हैं, बिकॉज इन जांचों का देखना, इनकी रेगुलराइज करना सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसे प्राइवेटाइज कर देंगे तो कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा, इससे इन जांचों की वैलिडिटी पे भी क्वेश्चन मार्क होगा। अगर हम नोएडा की बात करते हैं तो सेक्टर 30 में जो चाइल्ड का हॉस्पिटल है, या एक ग्रेटर नोएडा का जो जिम्स इंस्टीट्यूट है, केवल वो 2 सेंटर ईयर मार्क किए हैं। आप वहीं पे टेस्ट हो सकते हैं, जो स्वाब के टेस्ट है, यूरिन के, या जो ब्लड के टेस्ट है, और अब वहीं पे क्वारंटाइन की भी सुविधाएं रखी गई हैं। दिल्ली में वैसे बहुत से सेंटर्स है, RML में है या वहां पे भी है। तो ये केवल डेडिकेटेड ईयर मार्क सेंटर है जो जिनकी क्वालिटी मेंटेन की जा रही है।